नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जयपुर एकेडमी पर। मैं हूं पूजा और आप है मेरे साथ एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट नंबर 7 डिस्कस करने के लिए। ये मॉक टेस्ट जो मॉडल पेपर है, ये हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाए हैं इन क्वेश्चंस को। तो ये आपके लिए एक तरह से प्रैक्टिस के लिए है कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसी के तहत आप अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं। और सिलेबस आप एसएससी की वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है आज का हमारा मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 7। इसमें 20 क्वेश्चंस, टॉप 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ये हमने पेपर उठाया है 2021 में जो जीडी का एग्जाम हुआ था वहां से। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। मोहम्मद तुगलक यूज्ड टोकन करेंसी टू पे हिज सोल्जर्स विच वाज मेड आउट ऑफ। मोहम्मद तुगलक ने अपने सैनिकों को वेतन देने के लिए सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग किया जो किससे बनी हुई थी? क्या सिल्वर से बनी हुई थी, गोल्ड, ब्रॉन्ज या फिर चीप मेटल्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा चीप मेटल्स, यानी कि सस्ते धातुओं से जो है जो करेंसी है वो बनी हुई थी। किसकी? मोहम्मद तुगलक की। मोहम्मद तुगलक ने जो अपनी करेंसी बना रखी थी वो बिल्कुल सस्ते मेटल्स से बना रखी थी। चीप मेटल्स, धातुएं, चीप चीप सस्ते धातुओं से जो है उसने क्या बना रखी थी? अपनी करेंसी बना रखी थी जो कि वो अपने सोल्जर्स को पे करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज सरयू रिवर लोकेटेड? सरयू नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? वेस्ट बंगाल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर छत्तीसगढ़? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में सिचुएटेड है सरयू रिवर। उत्तराखंड में सिचुएटेड है सरयू रिवर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये सरयू रिवर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार इन स्टेट्स में जाके बहती है। तो उत्तर प्रदेश का जो फेमस सिटी है अयोध्या, हॉली प्लेस। अयोध्या जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अयोध्या किस रिवर के तट पे स्थित है, तो उसका आंसर क्या है? सरयू रिवर के तट पे स्थित है। क्या अयोध्या? अयोध्या किस रिवर के तट पे स्थित है? सरयू रिवर के बैंक्स पे या फिर तट पे स्थित है अयोध्या। अयोध्या इज अ हॉली स्टेट, हॉली सिटी। ये जो सरयू रिवर है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये शारदा रिवर की ट्रिब्यूटरी है सरयू रिवर। सरयू रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? शारदा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। और इस जो ये सरयू रिवर है इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? सरमूल से। सरमूल कहाँ पे है? उत्तराखंड में। नंदा कोट माउंटेन के ऊपर सरमूल में इसका ओरिजिन होता है। और ये फिर मिल जाती है, किस में मिल जाती है? शारदा रिवर में मिल जाती है। कहाँ पे? इंडिया नेपाल बॉर्डर पे। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिफरेंट क्रॉप्स ग्रोन इन अल्टरनेट रोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ। वैकल्पिक पंक्तियों में उगाई जाने वाली विभिन्न फसलें, इसका उदाहरण क्या है? इसको क्या कहा जाता है? इंटरक्रॉपिंग, काउंटर क्रॉपिंग, कंबाइंड क्रॉपिंग या फिर मिक्स्ड क्रॉपिंग? इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरक्रॉपिंग जो है। इंटरक्रॉपिंग कहा जाता है एक प्लॉट में दो या उससे ज्यादा क्रॉप्स ग्रो करवाना। इंटरक्रॉपिंग का मतलब क्या है? एक खेत के अंदर दो या दो से ज्यादा क्रॉप्स को ग्रो करवाना क्या कहलाता है? इंटरक्रॉपिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स इज लोकेटेड इन श्रीलंका? श्रीलंका में कौन सा टेम्पल लोकेटेड है? निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर श्रीलंका में स्थित है? मुनेश्वरम, प्रिय विहार, कटसराज या फिर पशुपतिनाथ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुनेश्वरम टेम्पल जो है ये कहाँ स्थित है? श्रीलंका में स्थित है मुनेश्वरम टेम्पल। और ये एक हिंदू टेम्पल है। इट इज ए हिंदू टेम्पल सिचुएटेड इन श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बल्लभगढ़ became an important trading center under the leadership of the जाट रूलर। विच जाट रूलर के दौरान, किस जाट शासक के दौरान के नेतृत्व में बल्लभगढ़ एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बना गया था? राजाराम,
सूरजमल, रणधीर सिंह या फिर बदन सिंह? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरजमल। सूरजमल क्या थे? एक जाट रूलर थे। सूरजमल वॉज ए जाट रूलर, और ये ही वॉज जाट रूलर ऑफ भरतपुर। भरतपुर के भरतपुर में इनका जन्म हुआ था, और ये भरतपुर के जाट रूलर बने थे। भरतपुर आपको राजस्थान से जो नहीं है, तो जो अदर स्टेट से हैं उनको पता होना चाहिए कि भरतपुर क्या है। इज ए डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। राजस्थान का डिस्ट्रिक्ट है भरतपुर, जहाँ के क्या थे? जाट रूलर थे सूरजमल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक नहीं है? Which of the following is not an abiotic component of the ecosystem? Temperature, living organisms, minerals and wind. इनमें से abiotic component कौन सा नहीं है? तो पहले मैं आपको बता दूं, बायोटिक दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स में कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? जो कि हमारे इन्वायरमेंट में लिविंग थिंग्स जो हैं वो बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर आती हैं। और एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? जो नॉन लिविंग है, जो जीवित नहीं है हमारे इन्वायरमेंट में, उनको कहते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स। जो नॉन लिविंग पार्ट है हमारे इन्वायरमेंट में उसको कहते हैं एबायोटिक, जैसे कि टेम्परेचर, सॉइल, विंड, वाटर और क्या, लाइट। ये सब क्या है? नॉन लिविंग है। और लिविंग क्या है? प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह, ये सब क्या है? लिविंग थिंग्स हैं। तो अब आप आसानी से इसका आंसर करेक्ट कर सकते हो कि इसमें से कौन सा एबायोटिक कंपोनेंट नहीं है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एबायोटिक कंपोनेंट्स नहीं है, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या हैं? बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज पेपर इन्वेंटेड अप्रोक्सीमेटली 1900 ईयर्स अगो? कागज का आविष्कार लगभग 1900 वर्ष पूर्व निम्नलिखित में से किस देश में हुआ था? क्या जापान में, चाइना, नेपाल या फिर इंडिया में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चाइना में 1900 साल पहले पेपर का इन्वेंशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर लोकेटेड? गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? पुष्कर, पिंजौर, रामपुर या फिर आगरा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिंजौर। पिंजौर किस स्टेट में सिचुएटेड है? पिंजौर है हरियाणा में, एक प्लेस है पिंजौर, हरियाणा की प्लेस है। वल्चर, गिद्ध क्या होता है? एक तरह का पक्षी है। वल्चर इज अ बर्ड। गिद्ध एक पक्षी है, उसका जो कंजर्वेशन या फिर ब्रीडिंग सेंटर है वो कहाँ पे है? पिंजौर में है, हरियाणा के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, वेयर इज द एक्टिव वॉल्केनो फाउंड इन इंडिया? भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है? लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार, गोवा या फिर पुडुचेरी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडमान एंड निकोबार में स्थित है भारत का एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो। भारत का एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो कहाँ सिचुएटेड है? अंडमान एंड निकोबार में। ये आप देख सकते हैं, अंडमान सी है ये। अंडमान सी के अंदर सिचुएटेड है बैरन आइलैंड। इस बैरन आइलैंड को ही कहा जाता है भारत का एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो कहा जाता है बैरन आइलैंड। ये आपको पता होना चाहिए, इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम। बैरन आइलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंडमान सी है यहाँ पे, ये अंडमान सी है, यहाँ पे सिचुएटेड है बैरन आइलैंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान में गैर न्याय संगत प्रकृति का है? इक्वलिटी ऑफ लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, प्रोटेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स? इनमें से कौन सा नॉन जस्टिसिएबल है? सबसे पहली बात, नॉन जस्टिसिएबल क्या होता है? नॉन जस्टिसिएबल का मतलब क्या है?
वो राइट्स जिनको किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, या फिर वो नॉन जस्टिस वो केसेस जिनका जुडिशियल रिव्यू में नहीं आते, जुडिशियल रिव्यू में नहीं आते, उनको कहा जाता है नॉन जस्टिसिएबल केसेस। कौन से केसेस नॉन जस्टिसिएबल नहीं है कि इनमें से निम्नलिखित में से किसको आप कोर्ट में अपील नहीं कर सकते, या फिर निम्नलिखित में से किन का केस नहीं बन सकता? तो इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड इसका राइट आंसर है सबसे पहली बात तो। और इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड की बात अपने संविधान के आर्टिकल नंबर 39 ए में की गई है। 39 ए में बताया गया है कि सभी को इक्वल जस्टिस और फ्री में जो लीगल सहायता है वो मिलनी चाहिए। किसी के पास पैसा नहीं होता है तो उसको फ्री में क्या मिलना चाहिए? वकील मिलना चाहिए, वकील अलॉट करवाना चाहिए अपने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। और ये जो इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड की जो बात है, ये हमारे संविधान में स्टार्टिंग से नहीं थी। जो 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था, उसमें इसके बारे में नहीं लिखा गया था। ये ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो था, 42nd अमेंडमेंट जो था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का 1976 में जो हुआ था, उसमें उस अमेंडमेंट में ये चीज ऐड की गई थी आर्टिकल 39 ए के अंदर कि सभी को इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल सर्विस का अधिकार है। इकोनॉमी के बेसिस पे आप इस पे भेदभाव नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात ये, इस अगर आपके साथ कुछ भेदभाव होता भी है तो आप उसका केस फाइल नहीं कर सकते, या आपको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। In which state was the Special Awareness Campaign for Women Mission Shakti launched in अक्टूबर 2020? अपना ये पेपर जो है ये 2021 में जो जीडी का एग्जाम हुआ था वहां से उठाया गया है। तो उसी तरह से एक करंट का क्वेश्चन भी उठाया गया है कि एग्जाम में किस तरह का करंट का क्वेश्चन आएगा। तो आपको इस क्वेश्चन से एक आइडिया मिल जाएगा कि जो भी कैंपेन्स मिशंस होते हैं जो किसी स्टेट या फिर अपनी आर्मीज के द्वारा या फिर अपनी मिनिस्ट्रीज के द्वारा जो कैंपेन्स चलाए जाते हैं वो एग्जाम में इस तरह से पूछे जाते हैं। तो जो मिशन शक्ति कैंपेन है वो वुमेन्स के लिए, वो किस स्टेट में स्टार्ट किया गया था? बिहार, एमपी, उत्तर प्रदेश या फिर पंजाब? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में स्टार्ट किया गया था मिशन शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who was the Governor General of British India when the annexation of Punjab was carried out by the Britishers? जब ब्रिटिशों द्वारा पंजाब पर कब्जा किया गया तब ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हार्डिंग या फिर लॉर्ड एलनबोरो? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी जो थे वो उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे ब्रिटिश इंडिया के, जब पंजाब को ब्रिटिश इंडिया में मिलाया गया था। कब किया गया था? 1849 में। 1849 में पंजाब का ब्रिटिशर्स द्वारा एनेक्सेशन किया गया था और ब्रिटिश इंडिया में मिलाया गया था 1849 में। 1849 में किया गया था। डलहौजी क्या थे? गवर्नर जनरल थे। और डलहौजी का जो कार्यकाल था वो 1848 टू 1856 तक था। डलहौजी ब्रिटिश इंडिया के गवर्नर जनरल का कार्यकाल क्या था? 1848 से लेके 1856 तक क्या थे? वो गवर्नर जनरल थे ब्रिटिश इंडिया के। ओके। और इनकी जो एनेक्सेशन पॉलिसी थी, जो अलग अलग स्टेट्स थे या फिर अलग अलग जो रूलर्स थे, उनको एनेक्सेशन पॉलिसी यानी कि ब्रिटिश इंडिया में शामिल करने की जो पॉलिसी थी उसका नाम था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या थी? लॉर्ड डलहौजी की एनेक्सेशन पॉलिसी का नाम था। ये भी आपको पता होना चाहिए। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। कैलकर समिति 2015 में कैलकर कमेटी ने अपनी 2015 में रिपोर्ट सबमिट की थी। ये किस से संबंधित है? कैलकर कमेटी 2015 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी, फिक्सेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन, मर्जर ऑफ बैंक्स या फिर पीपीपी मॉडल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट? इसका राइट आंसर हो जाएगा पीपीपी मॉडल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड है कैलकर कमेटी। किससे संबंधित है?
पीपीपी मॉडल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। यहाँ पे पीपीपी का मतलब है पब्लिक पब्लिक प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। फुल फॉर्म है इसकी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसकी फुल फॉर्म है पीपीपी मॉडल की। ये क्या है? इसके जो हेड थे इस कमेटी के, उनका पूरा नाम है विजय केलकर, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी 2015 में, इसलिए इस रिपोर्ट का कहा जाता है केलकर कमेटी 2015। इस टाइम पे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे अरुण जेटली, उन्होंने इस कमेटी को बनाया था। अरुण जेटली इस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर थे हमारे देश के। और ये जो पीपीपी मॉडल है ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए था हमारे देश में। पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज को मिला के जो पार्टनरशिप बनाई गई थी ये इनके नेतृत्व में बनाई गई थी, और इन्होंने इस कमेटी, इस जो ये कार्यक्रम था पूरा, इसका हेड किसने किया था? केलकर जी ने, और इन्होंने इस रिपोर्ट को सरकार को सौंपा था। और इस टाइम पे हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे अरुण जेटली थे, क्योंकि ये फाइनेंस से रिलेटेड इशू है। फाइनेंस से रिलेटेड जो था, पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप इंफ्रास्ट्रक्चर में जो पैसा खर्च होता है वो फाइनेंस में आता है। अब बात करें कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी, इससे रिलेटेड कोई कमेटी नहीं थी, पर आपको पता होना चाहिए जीडीपी का कैलकुलेशन किसके अंडर आता है, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है सेंट्रल स्टैटिक्स ऑफिस। सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस इससे रिलेटेड है। जीडीपी का कैलकुलेशन कौन करता है? सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस। फिक्सेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन, एक पॉवर्टी लाइन डिसाइड करने के लिए कमेटी बनाई गई थी जिनका नाम क्या था? अलग कमेटी। अलग कमेटी बनाई गई थी। ये अलग, वो अलग नहीं है, इनका नाम सरनेम था अलग कमेटी। बनाई गई थी पॉवर्टी लाइन को डिसाइड करने के लिए, गरीबी रेखा को डिसाइड करने के लिए अलग कमेटी बनाई गई थी। और मर्जर ऑफ बैंक्स को मर्जर करने के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी? नरसिम्हन कमेटी बनाई गई थी, बैंक्स ऑफ फॉर मर्जर ऑफ बैंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। According to the Public Affairs Index 2020, which among the following has been adjudged as the best governed UT in the category of UTs? इसका राइट आंसर ऑप्शंस दिए गए हैं, पुडुचेरी, चंडीगढ़, लद्दाख या फिर JNK। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। चंडीगढ़ पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 में मोस्ट टॉप पे जो यूटी थी वो पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 में वो कौन सी थी? चंडीगढ़। अब बात करें अपन, ये तो था 2020 का करंट का क्वेश्चन। अब बात करें अपने एग्जाम में क्या आएगा, करंट का क्वेश्चन आएगा पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स। अभी 2023 का पब्लिक अफेयर इंडेक्स नहीं आया है, तो अपने को 2022 का पता होना चाहिए। पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 में जो टॉप स्टेट है वो है हरियाणा। इसमें यूटीज की लिस्ट नहीं निकाली गई थी। हरियाणा, बिग स्टेट्स जो हैं उसमें हरियाणा टॉप पे था, और जो स्मॉल स्टेट्स हैं उसमें सिक्किम टॉप पे रहा था। सिक्किम टॉप पे रहा था। इसको निकालता कौन है? इस इंडेक्स को निकालता कौन है? बेंगलुरु का थिंक टैंक है, थिंक टैंक इन बेंगलुरु, जिसका नाम क्या है? पब्लिक अफेयर्स सेंटर। एक बेंगलुरु बेस्ड थिंक टैंक है जिसका नाम क्या है? पब्लिक अफेयर्स सेंटर, PAC जो है वो इस इंडेक्स को रिलीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग 2020 IPL 2020 में निम्नलिखित में से किसे टूर्नामेंट का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी चुना गया था? मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। IPL 2020 का पूछा गया है, तो उस वक्त पे जो करेक्ट आंसर था जोफ्रा आर्चर, जो थे मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने थे। अब अगर अपन बात करें अपन से एग्जाम में पूछा जाए कि IPL 2023 का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बनना था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुभमन गिल। शुभमन गिल जो हैं वो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने थे IPL 2023 के, क्योंकि अपने एग्जाम में अभी 2020 का नहीं पूछा जाएगा, अपने एग्जाम में पूछा जाएगा 2023 का। ये आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। In which year did the first Bengali woman writer Asha Purna Devi win the Gyanpith Award?
पहली बंगाली महिला लेखिका आशापूर्णा देवी ने किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता था? तो इन्होंने जीता था, फर्स्ट बंगाली वुमेन राइटर जो थी, उन्होंने जीता था 1976 में। 1976 में इन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता था। अब बात करें अपन ज्ञानपीठ पुरस्कारों के बारे में, तो इनका स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1961 में ज्ञानपीठ पुरस्कारों की स्थापना हुई थी और पहली बार दिया गया था 1965 में। फर्स्ट बार जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो 1965 में दिया गया था। आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि पहली बार पहला जो पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार वो किसको दिया गया था, एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो वो पूछा गया था, मलयालम राइटर थे जी शंकरा कुरूप। जी शंकरा कुरूप जो थे मलयालम राइटर थे, उनको 1965 में जो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था वो इनको दिया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following secret is secreted by the pineal gland? पीनियल ग्रंथि द्वारा क्या स्रावित किया जाता है? कौन सा हार्मोन? ये हार्मोन से मेलाटोनिन हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, एपिनेफ्रिन हार्मोन या फिर इंसुलिन हार्मोन? इनमें से कौन सा हार्मोन जो है वो पीनियल ग्लैंड द्वारा, पीनियल ग्रंथि द्वारा सिक्रीट किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है मेलाटोनिन हार्मोन जो है, मेलाटोनिन हार्मोन जो है वो पीनियल ग्रंथि द्वारा रिलीज किया जाता है। इसको एक नाम और है जिससे इसे जाना जाता है, हार्मोन ऑफ डार्कनेस। हार्मोन ऑफ डार्कनेस के नाम से इस मेलाटोनिन हार्मोन को जाना जाता है। ये जो हार्मोन है ये ब्रेन में नाइट के टाइम में रिलीज होता है। ब्रेन में, जो हमारा ब्रेन है उसमें ये डार्कनेस क्यों बोला गया है? क्योंकि ये जो मेलाटोनिन हार्मोन है ये ब्रेन में अंधेरा, कब हमारे आंखों के सामने अंधेरा या फिर उजाला होगा इसके बारे में बताता है। डार्क एंड लाइट के बारे में हमारे ब्रेन को सिग्नल देता है, इसके लिए ये मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज होता है। कहाँ पे? नाइट के टाइम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, टू विच नेशन डज स्विमर गौरिका सिंह हु वाज द यंगेस्ट एथलीट इन रियो ओलंपिक्स 2016 बिलोंग टू? ये जो तैराक हैं गौरिका सिंह, जो रियो ओलंपिक 2016 में सबसे कम उम्र की एथलीट थी, ये किस देश की हैं? पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश या फिर इंडिया? तो ये जो तैराक है, स्विमर है गौरिका सिंह, ये नेपाल से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, सेला डांस फॉर्म इज परफॉर्म्ड इन द स्टेट ऑफ? सेला नृत्य शैली किस राज्य में की जाती है? झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर उत्तराखंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ के अंदर सेला डांस परफॉर्म किया जाता है। जब खेती की जाती है, जब अपनी जो हार्वेस्टिंग है वो करने वाली, जब स्टार्ट होने वाली होती है उससे पहले, पोस्ट हार्वेस्ट जो है उस दौरान इस डांस को परफॉर्म किया जाता है और ये एक फोल्क डांस है। फोल्क डांस है। अब बात करें छत्तीसगढ़ के और फोल्क डांस कौन कौन से हैं, तो पंथी, कर्मा, सुआ, पांडवानी और कक्सर। ये कुछ कुछ लिखे हैं मैंने, ये पूरे नहीं है, कुछ लिखे हैं, कुछ बताए हैं आपको कि कौन कौन से छत्तीसगढ़ के अंदर डांस डांस परफॉर्म किए जाते हैं। बात की जा रही है यहाँ पे सेला डांस की, तो ये सेला डांस छत्तीसगढ़ में किया जाता है जब खेती करने वाली होती है उससे कुछ टाइम पहले ही इस डांस को परफॉर्म करके जो खेती है उसका स्वागत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन 29वें व्यास सम्मान का प्राप्त करते थे? Who among the following was the recipient of the 29th व्यास सम्मान? लीलाधर जगूरी, नसेरा शर्मा, सुरेंद्र वर्मा या फिर ममता कालिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नसेरा शर्मा। नसेरा शर्मा जो थे उनको 29th व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। अपन ने थोड़ी देर पहले बात की थी ज्ञानपीठ पुरस्कार, वो देश में सबसे सबसे टॉप लेवल के ज्ञानपीठ पुरस्कार हैं साहित्य के क्षेत्र में, वो फर्स्ट टॉप लेवल के थे ज्ञानपीठ। सेकंड नंबर पे जो स्थान जो जिन पुरस्कारों को दिया जाता है वो व्यास सम्मान।
साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर, साहित्य के क्षेत्र में जो सेकंड नंबर के पुरस्कार हैं वो वो है व्यास सम्मान को बताया जाता है। अब ये 29th व्यास सम्मान है, ये तो हो गया है पुराना, ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। अब बात करें 32वां, 2022 में जो है वो 32वां व्यास सम्मान दिया गया था। वो किनको दिया गया था? ज्ञान चतुर्वेदी को। ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया था 32वां व्यास सम्मान, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करें कि व्यास सम्मान जो है इनकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? व्यास सम्मान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1991 में व्यास सम्मान की स्थापना हुई थी। और ज्ञानपीठ पुरस्कारों की कब हुई थी? 1961 में। 40 साल का डिफरेंस है, सॉरी 30 साल का डिफरेंस है, आपको ये याद रखना है। लेटेस्ट जो 2022 में व्यास सम्मान दिए गए थे वो किनको दिए गए हैं? ज्ञान चतुर्वेदी को। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अच्छा लगा हो तो। और अपने ओपिनियंस देने के लिए कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपने कमेंट्स दे सकते हैं और हम उन पे वर्क जरूर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। टेक केयर।